गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्री विजया क्लासेस पर। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स की आंसर। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, उसके लिए हम लोग अपने छोटे भाइयों के लिए भारी डिमांड पर लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के आंसर पेपर। देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर 2024 की बात करेंगे हम लोग किसके बच्चों? प्रीवियस ईयर 2024 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रीवियस ईयर 2024। ये देखिए, प्रीवियस ईयर 2024 सेट 1 7 सेट बनते हैं, तो हम लोग सातों सेट करेंगे 2024 के पहले। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है 2024 का सेट 1 एफएस सेट। कोड कितना है? एफएस। तो हम लोग बात करते हैं, समय कितना रहता है आपके पास? 3 घंटे 15 मिनट का। सबको पता होगा 3 घंटे 15 मिनट का होता है नोट। अब प्रारंभ के 15 मिनट अभ्यर्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से आप अच्छे से इसको पहले 15 मिनट अपने पेपर को अच्छे से रीड करिएगा। पेपर को 3 बार में हल करना है, आपको धीरे धीरे बताया जाएगा कैसे हल करना है। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, बा, सा और दा और या। ठीक है, 70 नंबर का पूरा पेपर होता है, सब कुछ पता है आपको। ठीक है, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले करते हैं खंड आ की बात करते हैं। ध्यान देना अच्छे से बच्चों, मेरे प्यारे बेटा ध्यान देना अच्छे से, एक एक बात करते हैं यहाँ पे। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है खंड आ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? खंड आ की बात करेंगे। खंड आ में कह रहा है नंबर 1, ई गतिज ऊर्जा के एक कण की लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको यह बताना है कौन सा सही है। लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2me, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2 me, लैम्डा बराबर। अब यहां पर हम लोग हल करते हैं, ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका आंसर करते हैं। ध्यान देते जाइएगा, इसका आंसर कैसे आएगा बच्चों, ध्यान देना। फार्मूला पढ़ा होगा लुईस डी ब्रोगली का, लैम्डा बराबर h अपॉन पी, लैम्डा बराबर h अपॉन पी। लेकिन यहां पर तो कोई ऑप्शन पे है नहीं लैम्डा बराबर h अपॉन पी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, आपको पता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला पता होगा। यहां पर बात करें k बराबर हाफ mv² होता है। कितना होता है बच्चों? k बराबर हाफ mv²। अब क्या करेंगे हम लोग? यहां पर आप m से मल्टीप्लाई करा दीजिए और m से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना ये बन गया? k बराबर हाफ m² v² और बट्टे का कितना बच गया? m बच गया। इस 2m को, ये अपॉन में है ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2m के इक्वल m² और v²। आप लोगों ने संवेग के बारे में पढ़ा होगा। संवेग क्या होता है? p बराबर m इंटू v होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो यहां अगर स्क्वायर इसका चढ़ा है होल स्क्वायर, तो यह v² हो जाएगा। ये गौर से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये p² लिखा हुआ है कि नहीं? ये देखो, इसके अकॉर्डिंग ये p² लिखा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? गौर से देखिए, तो 2m के बराबर p²। अरे बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो p का अगर मान निकालेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2m k। अब यहां पर जो गतिज ऊर्जा है k नहीं है, वो कितनी है? e माना है उन्होंने, तो अंडर रूट 2me। तो p का मान कितना है आपके पास? p बराबर अंडर रूट 2me। यहां पर देखिए, अब इस p के स्थान पर हम लोग मान रख देंगे, तो लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा? h अपॉन अंडर रूट 2me। अब आंसर ऑप्शन मिलाइए कौन सा सही है। देखिए पहला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन देखिए, लैम्डा बराबर h अपॉन 2me। और ये प्रूफ किया कि नहीं किया? इस प्रकार बच्चों आपको हल करना है। ये देखिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और एक एक प्रश्न को नोट डाउन करिएगा। कल की जब क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो पूरा आपको जितना आज पढ़ाया जाएगा वो एक एक बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए। ओके, जल्दी से नोट डाउन करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लिया करें, ना नोट करें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, समझने की कोशिश करें। बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक है, तो पहली चीजें समझ गए, पहला का आंसर कौन सा है? पहला। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दूसरा नंबर क्या करें? गौर से देखिए, बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी चीज की।
ध्यान दीजिए, कह रहा यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र E की तीव्रता E, अभी सारी बातें कर रहा हूं, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। सारी पहली बात तो ये खत्म करो, पहले हमको ये बताओ अनुगमन वेग क्या होता है, Vd क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, Vd क्या होता है। Vd होता है डिफेक्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। क्या होता है बच्चों, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करना, गति करना, चलना, समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉनों का निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी, ये क्या होता है, ये देखिए E बराबर F अपॉन Q या Q नॉट बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। Q नॉट क्या होता है सर, Q नॉट होता है बच्चों एक परीक्षण आवेश। Q नॉट को क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं बालक, परीक्षण आवेश कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये ओम का नियम क्या है, अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं तो ओम को नहीं भूलेंगे। ओम का नियम मैंने अच्छे से बता रखा है, अगर नहीं देखा है तो पिछली क्लासों में आपको देखिए जाके इसको। ओम का नियम क्या होता है, R इक्वल V अपॉन I। ठीक है, ये मैंने सारी बातें यहां पर बताई। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है सर, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 वाले बच्चों के लिए, I बराबर NE/AVD। ये देखिए I क्या है धारा, N क्या है नंबर, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्या है क्षेत्रफल, VD क्या है डिफेक्ट वेलोसिटी। ओके, तो हम लोग इसका आंसर कौन सा करेंगे, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। इसका आंसर जो हम लोग कर रहे होंगे, इसका आंसर कौन कर रहे होंगे, जल्दी से बताइए, VD अनुक्रमानुपाती E। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, आगे बात करते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग बात करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाँ ये देखिए बिल्कुल हूबहू ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिलेगा और कई बार आया भी है। क्या कह रहा है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ कैसा होता है। तो सभी को पता है प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ जो होता है अति परवलयाकार होता है। एग्जामिनर ने इतना ही पूछा, लेकिन यहां हम आपसे पूछेंगे कि अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण का आवेश क्या होता है। तो अल्फा कण का बेटा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना। इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दो गुना, अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम, और इसी का डबल अगर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अल्फा कण का आवेश कितना होता है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, अल्फा कण का पथ कैसा होता है, तो आप बताएंगे फटाक से अति परवलयाकार होता है। ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे अगर बढ़ेंगे तो कह रहा है, ये देखिए आगे क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। मैंने बेटा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण विधिवत अच्छे से बिल्कुल बच्चों के जैसे आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे, पड़ा हुआ है देखिएगा प्लेलिस्ट पे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, बताइए किस रंग की, नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। ध्यान दीजिए नीले, ये क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए। तो आंसर आप लोगों को फटाक से पता होगा किस रंग के लिए, लाल प्रकाश के लिए। कर लेंगे ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अच्छा यहां पर बताइए समतल लेंस की फोकस दूरी बच्चों कितनी होती है, ये कलर नहीं दिख रहा है क्या, ध्यान दीजिए। अच्छा समतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल लेंस की फोकस दूरी पेपर में आएगा बेटा, समतल लेंस की फोकस दूरी f कितना होता है जल्दी बताइए। तो समतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, इनफिनाइट होती है। कितनी होती है, इनफिनाइट होती है। ओके ठीक है, आगे बात करें, देखते जाइएगा, बहुविकल्पी चल रहे हैं ऑप्शन वाले। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो, कैपेसिटर हो, केवल क्या हो संधारित्र C हो, तथा परिपथ में वह शक्ति होगी
यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो परिपथ में वह शक्ति होगी, पी का मान पूछा है तो पी का मान कितना होगा, फटाक से बता सकते हैं हम लोग, 0। कितना होगा, 0 होगा। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुविकल्पी है, फटाक से एक नंबर वाले प्रश्न है। ये देखिए, ये बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, और ये सवाल भी है, बिना पेन चलाए इसको बता भी नहीं पाएंगे। बहुविकल्पी में 6 बहुविकल्पी आते हैं, जिनमें से आपको 2 से 3 में आपको पेन चलाना ही पड़ेगा। पेन का मतलब है कि सवाल होते हैं और बिना करे नहीं होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो फटाफट कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं, तुरंत हल हो जाते हैं। आइए क्या कह रहा है, देखिए, 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर, 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितना काम करता है, 80 न्यूटन का बल काम करता है। ठीक है, जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ मतलब के, परावैद्युत पदार्थ मतलब कितना बच्चा, के में इतनी ही दूरी पर रखा जाता, मतलब दूरी सेम है, तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। अब गौर से देखिएगा, मैं हल करता हूं तुम्हारे सामने। माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। कूलॉम के नियम का फॉर्मूला है। कह रहा है कि जो, और यहां पर क्या होता है बच्चों, के होता है। क्या होता है, के होता है। समीकरण कितना हो गया, 1। लेकिन यहां पर आप गौर से समझते जाइए, इसके लिए इसके मध्य लगने वाला बल कितना है, 80 न्यूटन का है। कितना है, 80 न्यूटन का। इसको न मानिए तो 80 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान कितना है यहाँ पर, 1। के का मान कितना है, 1। अगर के का मान हम यहाँ पर देखिए, गौर से देखते जाइए, अगर हम के का मान यहाँ पर 1 रख देते हैं, ये इतना ही हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R²। इसको समीकरण कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। अब दूसरी बात कह रहा है, देखिए इस लाइन से देखिए, जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, इतनी ही दूरी पर रखा जाता है। अगर यही फॉर्मूला एक बार फिर से लगा दें, दूरी बल कितना लगता है अब, 8, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R²। समीकरण कितना हो गया, ये 2 हो गया समीकरण। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कह रहा है माध्यम का परावैद्युतांक के बताओ। अब समीकरण 1 में 2 का भाग कर दो, तो यही हम कर दे रहे हैं। देखिए, समीकरण 1 में 2 का भाग करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये नहीं कैंसिल होगा, ये नहीं कैंसिल होगा, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया। अरे कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर अगर अच्छे से काट दें तो ये काट देंगे हम लोग, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 80/8। यहां पर इतना बचेगा, इसको काट दीजिए, जैसे उधर काटा तो 10 आया, तो के बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। इतनी बात समझ में आई कि सबको नहीं? ये देखिए, बिना सोल्यूशन बिना पेन चलाए आप कर ही नहीं सकते इसको, या तो आपने इतनी प्रैक्टिस की हो, इतनी प्रैक्टिस की हो कि आपको फटाक से आंसर हटा हो। ठीक है, तो के का मान कौन सा सही है इसमें, ये देखिए, के बराबर कितना है, 10। देखिए के बराबर -10 भी है, के बराबर 0.01 भी है, के बराबर -0.01 भी है, लेकिन के ऑप्शन कौन सा सही आंसर, के बराबर 10। तो ये अपने बहुविकल्पी हुए। ये क्या हुए, करते जाइए आप फटाफट। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं खंड बा की ओर। किसमें चलते हैं प्यारे बच्चों, खंड बा की ओर चलते हैं। आइए खंड बा की ओर चलते हैं हम लोग। खंड बा में क्या कह रहा है, इसको अच्छे से देखते जाइए। खंड बा, ध्यान दीजिए एक बार। खंड बा कह रहा है, पेन कॉपी लेके बैठिएगा बच्चों, ये समय केवल और केवल प्रैक्टिस का है, केवल और केवल प्रैक्टिस का। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजा आएगा। तो खंड बा में बात करते हैं हम लोग। खंड बा में सारे प्रश्न जो हैं आपके 1-1 नंबर के होंगे। आइए दूसरे का क्या कह रहा है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर माध्यम कितने हैं, 2। एक तो वायु में और एक कहां पर, द्रव में। लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चा, अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है? तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। यहां इसका हम लोग क्या करते हैं, आंसर करते हैं। आंसर करते हैं इसका, ध्यान दीजिए क्या करें। जब हम लोग वायु में फोकस दूरी ऐसे लिखेंगे, आप लोग जैसे मैं लिखता हूं ऐसे लिखा करो। वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी, ध्यान देते जाइए। वायु में फोकस दूरी की अगर बात करें तो FA बराबर
Na-1 और ये हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। फार्मूला पढ़ा हुआ। अब कहां पर डुबोना है? द्रव में डुबोना है। तो द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी, तो द्रव में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? FL, लिक्विड होता है द्रव मतलब लिक्विड, तो FL इक्वल, अब यहां पर ध्यान दीजिए, Na/NL -1 1/R1 - 1/R2। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2, क्योंकि अनुपात बताना, अब बिना इक्वेशन माने रेशियो आप नहीं निकाल सकते। तो समीकरण 1 में 2 का भाग जैसे करेंगे तो FA/FL, उसने यही तो पूछा है। देखो उसकी फोकस दूरी का अनुपात बताइए। ये देखिए Na-1 बटे Na-1 और इधर कितना हो गया? 1/R1 - 1/R2, 2 त्रिज्याएं हो गई। इसके बाद इसका सेकंड समीकरण यहां पर कितना बना है? Na/NL -1 1/R1 - 1 कितना बच्चों? R2। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। यहां पर ये देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो FA/FL इक्वल ये Na-1 और ये Na/NL -1। ये देखो इसका ये आंसर आया आपका। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको आप अच्छे से नोट करिएगा बेटा, एक एक नंबर है और फिजिक्स में क्या है ना कि एक एक नंबर हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इस वजह से आप लगातार जुड़े रहिए, आपको लगातार प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर लगा के जाइए। ठीक है, इसको नोट करिए फटाक से, ना नोट करा करें तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, फिर आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं। यहीं पर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में, कहां पर? मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना है? आयनन विभव कितना है? तो आयनन विभव याद रखिएगा, सीधी सी बात है, मान डायरेक्ट पूछा है। और एक चीज याद रखिए, जितनी बातें पूछे केवल उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। मान लो पूछा 1 नंबर का प्रश्न पूछा है, आप पूरा पेज भरे पड़े हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो आयनन विभव का मान कितना होता है? 13.6 वोल्ट। कितना होता है? 13.6। समझ में आता है कि नहीं? कर लोगे? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि विद्युत चालकता की परिभाषा में विमी सूत्र लिखिए। तो देखिए विद्युत चालकता की बात करते हैं, थोड़ी देर इसमें बात करेंगे, चीजें आपको समझाएंगे क्या कह रहा है क्या नहीं कहता है। आइए विद्युत चालकता की बात करते हैं, इसका आंसर करते हैं। कहां गया भाई? हाँ ये देखिए विद्युत चालकता की बात करते हैं। ये देखिए विद्युत चालकता की बात करते हैं, ये देखिए बात करते हैं विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता क्या होता है? मैंने आपको बताया था, पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में इसको, कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। यहां अगर मैं बात करूं कि मैं अपने मन से एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जरूरी नहीं है ना कि यही सेम चीज आ जाए, इससे रिलेटेड भी आ सकती है। अरे बोलो प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड भी आ सकती है। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें डायरेक्ट तो R = V/I, R = V/I, विभवांतर या वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और किसके? धारा के अनुपात को यहां पर क्या बोल देंगे हम लोग? वैद्युत प्रतिरोध बोल देंगे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक एक बात को अच्छे समझते जाओ, बिल्कुल मजा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? वैद्युत चालकता। जब तक आप इसको नहीं पढ़े हैं तब तक ये कहां से कर लेंगे बताओ? सही है ना? अब देखो एक लाइन की बात करते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध नहीं पूछा, लेकिन हमने आपको बताया उसने क्या पूछा, विद्युत चालकता क्या है। तो विद्युत चालकता क्या, मैं लिखता हूं यहां पर कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। लिख के बताता हूं, नोट करिए ऐसे।
कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता या वैद्युत चालकता कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? बताओ बात समझ में आई कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है? वोल्टेज तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। अरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऐसे बनाते हैं इसका मात्रक। क्लियर है? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अगर उसका उल्टा है तो इनवर्स में चला जाएगा, ओम इनवर्स। प्यारे बच्चों कितना चला जाएगा? ओम इनवर्स। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे, इसके मात्रक की बात करेंगे, तो इसका मात्रक कितना चला जाएगा? ओम इनवर्स। कितना चला जाएगा? ओम इनवर्स। बताओ बात समझ में आई? ओम इनवर्स। ये बात समझ में आई? ओम को ऐसे बनाते हैं। बोलो समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? एक एक बात समझ लो। बिल्कुल बउआ ऐसा पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर अगर हम वीमा की बात करें तो वी की वीमा नहीं पता होती है तो W/Q करके निकाल लेते हैं। ये कितना होता है? ml² T की पावर -2। वीमा आपको पता होना चाहिए। Q का मतलब कितना हो गया? 80। यहां पर कितना हो जाएगा? ml² T की पावर -3 A की पावर -1। यहां पर रखिएगा प्यारे बच्चों, R इक्वल ml² T की पावर -3 A की पावर -1 और एम्पियर कितनी हो जाएगी? A। तो यहां पर कितना आ गया? R इक्वल ml² T की पावर -3 A की पावर -2 A की पावर -2। ये वीमा किसकी हो गई? वैद्युत प्रतिरोध की। ये वीमा किसकी हो गई? वैद्युत प्रतिरोध की हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वैद्युत प्रतिरोध की हो गई। इसकी वीमा कितनी होगी? तो इसकी वीमा देखिएगा, इसकी वीमा कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, उल्टा कर देना है, m की पावर -1 L की पावर -2 T की पावर 3 और A की पावर 2। ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं? ये हो गई इसकी बीमा। बताओ कोई डाउट है तुमको? होना ही नहीं चाहिए। एक एक बात बता रहा हूं तो होनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चालकता की परिभाषा लिखिए। ये परिभाषा मैंने लिख दी। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विमी सूत्र लिखिए और जिसका मात्रा होता है उसकी बीमा होती है। ये देखिए मात्रक लिख दिया और ये क्या लिख दिया? बीमा लिख दिया। ओके, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक एक बात को नोट करते जाओ अच्छे से। ठीक है, आगे बात चलें, आगे बात करें। आगे बात क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? इसको देखिएगा गौर से। आइए आगे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को मापता है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के, अच्छा धारा नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? अमीटर। प्यारे बच्चों धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं? अमीटर। क्लियर है? किस मान को मापता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर हम लोग यहां पे करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को मापता है। तो यहां लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किसको प्यारे बच्चों? धारा के IRMS। ये क्या है सर भैया? आपने अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसमें सर आपके ट्रांसफार्मर पढ़ाते होंगे, डायनेमो पढ़ाते होंगे, एलसी परिपथ पढ़ाते होंगे, एलआर परिपथ पढ़ाते होंगे, एलसीआर परिपथ पढ़ाते होंगे। उसी वाले स्टार्टिंग के पहले ही पेज में पढ़ाया जाता है। IRMS क्या है? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। IRMS क्या होता है बच्चों? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को मापता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के IRMS मान को मापता है। मान को मापता है।
बताओ इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं है? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं कि जो IRMS होता है, IRMS होता है ये I0 बटे √2 होता है। एक सवाल जरूर आता है ऑप्शन पे, IRMS क्या होता है? धारा का वर्ग माध्य मूलमान। अच्छा सर ये हो गया, तो हमको ये भी बता दो कि ये क्या है? I0, ये है धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान। धारा का कौन सा मान बच्चों? अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान। ठीक है, अब यहां पर अगर हमसे कोई बच्चा पूछता है कि सर VRMS कितना होता है, अगर IRMS बराबर I0/2 होता है तो हम आपसे पूछते हैं कि VRMS कितना होता है, तो इसी के आधार पर इसको कन्वर्ट करते हैं, V0/2 हो जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि धारा को I से लिखते हैं, वोल्टेज को V से लिखते हैं। धारा क्या है? I0 क्या है? धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान, तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज का अधिकतम मान, वोल्टेज का अधिकतम मान, अधिकतम मान। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? इसका आंसर केवल इतना ही लिखना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के IRMS मान को मापता है। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा सीखना चाहें, IRMS बराबर I0/2, IRMS को क्या कहते हैं? धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। VRMS क्या होता है? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान। V0 क्या है? वोल्टेज का अधिकतम मान, √2 न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलें प्यारे बच्चों, नोट करते जाए। ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब F, फ्रीक्वेंसी मतलब F। अच्छा ओमेगा के फार्मूला बताइए। ओमेगा बराबर 2π/T, जल्दी से नोट करते जाइए। ओमेगा बराबर 2πf, बताओ सही है ना? फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले से निकलती है, और इससे क्या निकलता है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड ये, और फ्रीक्वेंसी ये। ओमेगा क्या है? ओके, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो लिखिएगा आंसर में, जल्दी से लिखिएगा कि रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों की किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये खंड आ हल हुआ, खंड बा हल हुआ। ओके, एक एक बात को मैं बताता जा रहा हूं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो बता ही रहा हूं, जो पूछने की संभावना है उससे रिलेटेड, ये प्रीवियस ईयर है लेकिन वही थोड़ा ना पूछ लेगा, उससे रिलेटेड अब इस बार पूछेगा, है ना? तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करते जाइएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यहां आइए, खंड सा पे, खंड सा वाले पे हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? खंड सा की बात करते हैं। ठीक है, आइए यहां डिफिनेशन है, लिखनी पड़ेगी आपको। नाभिक की द्रव्यमान क्षति, एक परिभाषा है आपकी द्रव्यमान क्षति, एक परिभाषा है आपकी बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर की परिभाषा होती है। तो पहले हेडिंग बना लीजिए द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। अब हम इसको समझाते हैं पहले, इसके बाद आप नोट करेंगे। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? द्रव्यमान क्षति क्या होती है? किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, पहले सुन लो परिभाषा फिर अपने हिसाब से समझाते हैं। द्रव्यमान क्षति क्या है? किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान तथा नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन। अब एक वर्ड आ गया सर, न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन जहां प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन हो, उन दोनों का योग कहलाता है न्यूक्लियन। तो नाभिक में उपस्थित, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या का योगफल के अंतर के बराबर होता है। ये जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? ना द्रव्यमान क्षति कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्षति कहलाता है। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, मैं बोले दे रहा हूं यहां पर। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी
नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित न्यूक्लियानो का मतलब समझ लीजिए, यहां पर न्यूक्लियानो का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर आपसे कोई एग्जामिनर आया और पूछे कि प्रोटॉनों और न्यूक्लियानो या न्यूट्रॉनो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस का, इलेक्ट्रॉन का माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन का उदासीन होता है। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल टंग पे रटी होनी चाहिए। क्या लिखा है इसको देखो, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित न्यूक्लियानो, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है, के द्रव्यमानों के योगफल से सदैव कुछ कम होता है, कुछ कम होता है, कुछ कम होता है। इसी अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बताओ समझ में आ रही? देखिए सबसे आसान और सबसे बेहतरीन परिभाषा एक बार में याद होने वाली, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, जैसे मार्कर है तो मार्कर का वास्तविक द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित इस मार्कर में जो दो लोग उपस्थित हैं, दो लोग कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, उनके द्रव्यमान का योगफल सदैव किससे कम होगा? मार्कर के वास्तविक द्रव्यमान से कुछ कम होगा। और इसी दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फटाक से इसको नोट करिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए। अब इसको देखिएगा, बंधन ऊर्जा क्या है? बंधन ऊर्जा सुनिएगा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो न्यूक्लियानों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि न्यूक्लियन मैंने बात किया, न्यूक्लियन ये देखो लिखा है न्यूक्लियन किससे किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। वैसे बंधन का मतलब होता है बांध के रखना, बंधन का मतलब क्या होता है? बांध के रखना। लेकिन यहां पर काम क्या कर रही है? उल्टा अलग करने का काम कर रही है। किसको किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर समझिएगा, परिभाषा बोलता हूं, डिफिनेशन नोट करिएगा। बंधन ऊर्जा क्या है? किसी नाभिक की वह ऊर्जा, नोट करिए, किसी नाभिक की वह ऊर्जा जो न्यूक्लियानों को परस्पर अलग करने के लिए कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। बताओ बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। खंड सा के बेटा कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं? 3 मार्क्स के काम होते हैं। ओके, ठीक है, नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं देखिएगा। ये सवाल देखिए आगे आपका कह रहा है क्राउन कांच से द्विअवतल लेंस। ये देखिए, इसको अच्छे से पकड़ के रखिएगा। द्विअवतल लेंस से बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए? R1 और R2 कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता, लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर हो। ये डी का मतलब होता है डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब होता है लेंस की क्षमता का अगर मात्रक पूछे तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है? डायोप्टर होता है। ओके, आइए, तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक भी दे रखा है, ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है।
1.65 है। आइए जो जो पहले दे रखा है उसकी बात करते हैं। क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस, तो यहां पर उनकी त्रिज्याएं अलग अलग बात करते हैं। तो R1 की अगर वैल्यू बात करें माइनस का R, R2 की बात करें तो प्लस का R। ओके, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, पावर को माइनस का 2.5 डायोप्टर। ओके, समझते जाओ। 3 नंबर का सवाल है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना है, n बराबर कितना है 1.65 है। इतनी बात समझ में आ रही। आइए फार्मूला लगाते हैं। 1/f इक्वल n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हम लोगों ने क्या लगाया इसका, ये हम लोगों ने इसका लगा दिया फार्मूला। बेटा अगर आपको न्यूमेरिकल पेपर में करने हैं तो आपको फार्मूला याद ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे बैठे रहोगे। ये मान लीजिए अगर फार्मूला नहीं आते तो। अब यहां देखिए पावर P बराबर क्या होता है 1/f, क्योंकि यहां पर कहीं पर P नहीं है, इसको जरूरत है, तो P बराबर क्या होता है 1/f। अच्छा 1/f किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो इस P की वैल्यू क्या 1/f की जगह नहीं रख सकते। लोग इसको बताते हैं पहले P का मान निकालो। अरे क्यों समय बर्बाद करना है, थोड़ा सा तुम्हारे पास बुद्धि है। 1/f कितना है माइनस का 2.5 डायोप्टर। सेंटीमीटर मीटर हमको पता है, सही है ना, क्योंकि 1/, अब ये देखो ये किसमें होता है मीटर में, सेंटीमीटर में 100 को गुणा कर देंगे ऊपर। बताओ बात सही कि नहीं। ये देखिए बराबर n कितना है 1.65 माइनस का 1/r1 किसका है माइनस का r, ये फार्मूला वाला माइनस का, R2 कितना है प्लस का R है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से ध्यान देते जाओ। माइनस का 2.5 इसको ऐसे लिख दो, 1.65 में माइनस का 1 माइनस करेंगे 1 का तो आएगा 0.65 इंटू इसको करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा, तो माइनस का 2/r होगा। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस। ओके ठीक है, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 2.5 इक्वल 0.65 इंटू 2/r। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, कह रहा कितनी त्रिज्याएं रखी जाए, जहां सवाल में लिखा हो कितनी तो समझ लो उसी का मान निकालना है। तो ये r की वैल्यू यहां पर हमको फाइंड करनी है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, देखो r का मान अगर ज्ञात करना है तो r को इधर उठा ले आओ, और जो माइनस गुणा में है भाग में आ जाएगा। तो कितना हो गया पहले बच्चों 0.65 इंटू 2 ये हो गया 2.5। बोलो सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दो, दशमलव यहाँ 2 अंक पे 1 अंक पे 1 अंक 0 बढ़ा दो नीचे। अरे बोलो बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, क्लियर है। ये कितनी बार काट दोगे 5 बार काट दोगे, कितनी बार काट दोगे 2 पंचे 10 आ गया, और ये कितना आ गया 13 25 65 आ गया। अरे बोलो सही है कि नहीं, कितना आ गया 13 25 65 आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। ये सब लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, कितना आ गया तो ये r की वैल्यू कितनी आ गई 13/25। r की वैल्यू कितनी आ गई 13/25। ये भाई 2 से 5 बार काट दिया, 2 से 5 बार काट दिया, सही है। तो 13 5 65 काट दिया, ठीक है 13/25 आ गया। 13/25 भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना 125। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। कितनी आ गई 0.5। यही तो आपको निकालना था। बताओ इस इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कंफर्म है कि नहीं आई। अब ये किसमें है मीटर में, बताओ बात सही है कि नहीं। अब सेंटीमीटर बनाना फटाक से। इसमें क्या करो आप r इक्वल 0.5, इसमें 100 का गुणा करा दो, तो दशमलव से 0 खत्म हो जाएगा। तो r बराबर कितना आ गया 50। आपको जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। क्लियर है। एक एक बात को देखो, 3 नंबर का सवाल है, और अगर देखो लगाने में हमको आपको समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अगर अच्छे से आप एक बार सीख जाएंगे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मिनट लगे, 30 से 35 सेकंड लगेगा आपको। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। आगे बढ़े, इसको हटा दें, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़े। हटे, ठीक, चलो बहुत अच्छी बात। आइए कह रहा पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति
स्थिति में इसके प्राचलन को समझाइए। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जो आपके ट्रांजिस्टर है वो सिलेबस पे नहीं पढ़ते। जैसे आपके जो ट्रांजिस्टर में आ जाते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, पीएन संधि डायोड पढ़ना है। लेकिन जैसे आ जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो अंसार लाई है, अंसार में स्टार पीछे लिखा भी है, आगे भी लिखा है कि स्टार वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो उन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। जो आपके सिलेबस पे नहीं है, जो सिलेबस आधार ही पढ़े, सही है कि नहीं, तो उसको पढ़ना। आइए बात करते हैं, अमीटर में संध प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता, लो, अमीटर में संध प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अमीटर में संध प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब आ गए हैं खंड दा में। कहां गए हैं, खंड दा में। बढ़िया से सवाल है, आइए खंड दा की बात कर लेते हैं। अच्छा जल्दी से बताइए सभी लोग कि पढ़ने में मजा आ रहा है ना, एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको बढ़िया से लगाइएगा। मार्केट से जो कॉपी आती है 2-4 रुपए 5 रुपए की पड़ेगी, उसमें प्रैक्टिस कीजिए आप। अब इसमें प्रैक्टिस छोड़िएगा, आंसर अगर लगाइएगा तो मार्केट से 4-5 रुपए की कॉपी ले आ जाइए बोर्ड वाली, उसमें प्रैक्टिस करिए। लिखने का तरीका, राइटिंग इज ए मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, आइए, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म, अरे ये बढ़िया से प्रिज्म से सवाल आना फिक्स है यार, ये मान लो 2 से 3 नंबर का आना फिक्स है, तो है प्रिज्म से। ठीक है, पढ़ना है। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा यम, डेल एम जिसको बोलते हैं, वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। वाह क्या बात है। ए एन जी का मान दिया है 3/2, वायु के सापेक्ष, जी मतलब गिलास कांच का अपवर्तना, ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वाटर, ए मतलब वायु, एयर, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तना। इतनी बात समझ में आ रही। ए एन जी का मान दिया 3/2, ए एन डब्ल्यू का मान दिया 4/3। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना एक बार अच्छे से, बेहतरीन से बेहतरीन सवालों में से आता है, लोग इसको छुड़वा देते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। फिर से एक बार सवाल पढ़ लो, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर देंगे तो अच्छे से हम आपको समझा पाएंगे सवाल। ये कह रहा है यदि कांच के एक पतले प्रिज्म, देखो जब पतला प्रिज्म कह देता है तो बात अलग होती है, डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए फार्मूला लगता है, वो आपके सामने लगाएंगे, को जल में डुबो दे, कहां डुबो दे, जल में डुबो दे, तो सिद्ध कीजिए, ये देखो सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध कीजिए वायु के सापेक्ष न्यूनतम विचलन कोण, इसका कहना है डेल्टा यम इक्वल डेल एम बाई 4 सिद्ध करो, ये सिद्ध करो। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं बिना बातचीत के। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग पहले सारे मान लिख लेते हैं। ए एन जी बराबर दिया है, ए एन जी बराबर दिया है, ए एन डब्ल्यू बराबर दिया है, और डेल्टा एम डैश इक्वल डेल्टा एम बाई 4 सिद्ध करना। आइए यहां पर हम लोग देखते हैं, पहले इसके मान को लिख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए ये देखिए इसका आंसर हम लोग करते हैं और सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा। ए एन जी इक्वल 3/2, ए एन डब्ल्यू इक्वल 4/3, और ये कह रहा है डेल्टा एम डैश इक्वल डेल्टा एम बाई 4 सिद्ध करो, ये प्रूव करो। नाउ प्रूव दैट। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, यहां पर इसको ऊपर कर लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं, एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं, एक बार मान लिख के ऊपर कर देते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ए एन जी बराबर 3/2, ए एन डब्ल्यू बराबर 4/3, और डेल्टा एम डैश डेल्टा एम बटे 4, ये आपका प्रूव करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना प्रूव करना है। आइए कोई बात नहीं, हट जाने दीजिए उसको।
चलिए आइए, कह रहा है ए एन जी का मान दिया है 3/2 और ए एन डब्ल्यू का मान दिया है 4/3। डेल, ये देखिएगा, डेल्टा एम डैश बराबर डेल्टा एम बाई 4 सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, अच्छे से समझते जाइएगा। इस अगर हम आपसे कहें कि डेल्टा एम डब्ल्यू निकाल लीजिए, ये देखिए डब्ल्यू एन जी निकाल लीजिए, तो डब्ल्यू एन जी बराबर आ जाएगा आपका ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ये फार्मूला तो सबको पता ही होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लेकिन कोई भी अपवर्तनांक निकालते हैं तो वायु के सापेक्ष आता है, तो ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू निकालेंगे। तो ए एन जी का मान कितना है, यहाँ पर देखिएगा 3/2 और ए एन डब्ल्यू का मान कितना है 4/3। इसको प्रूव करिएगा तो ये हो जाएगा, इसको हल करिएगा, सॉरी, 3/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 3/4, तो ये कितना आ गया 9/8। कितना आ गया 9/8। लेकिन हमसे ये थोड़ा ना पूछा है कि 9/8 सिद्ध करो। ठीक है, फार्मूला पतले प्रिज्म की बात की थी, तो डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे नहीं लगाएंगे। लेकिन उसने कहा है एक बार आप पहले ऐसे रखेंगे वायु माध्यम पे और एक बार जल माध्यम पे ले जाएंगे, द्रव माध्यम पे, जब तो डेल्टा एम बराबर, गौर से देखते जाइए एक एक बार, यहां कितना हो जाएगा ए एन जी माइनस का 1 इंटू ए। ओके, समीकरण कितना मान लिया 1। अब अगर नया निकालेंगे द्रव में तो ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू एन जी माइनस का 1 इंटू कितना ए, समीकरण कितना 2। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब आप समीकरण 1 में 2 का भाग कर दीजिए। जैसे 1 में 2 का भाग करेंगे तो हम यही भाग करने की कोशिश करेंगे, ये से कट जाएगा, ये से। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। डेल्टा एम बटे डेल्टा एम डैश इक्वल ए एन जी माइनस 1। ए एन जी का मान कितना है आपके पास, ये देखिए 3/2, तो यहां कितना रख दिया 3/2 माइनस का 1 बटे डब्ल्यू एन जी, ये देखिए डब्ल्यू एन जी कितना निकाला आपने 9/8, तो 9/8 माइनस का 1, तो डेल्टा एम बटे डेल्टा एम डैश बराबर, इसको हल करिए, 2 का इधर गुणा कराएंगे, 3 माइनस 2/2, तो 1 बटे कितना आया 2 है, 3 में 2 चला है, कितना आ जाएगा, इसको देखो हल कर देते हैं, 3 माइनस 2/2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 में 2 चला गया 1/2। बोलो सही है, 8 कन्ने 8, 9 में 8 चला गया 1/8, अरे कितना आया 1/8। ओके, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। आगे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि डेल्टा एम बटे डेल्टा एम डैश इक्वल 1/2 इंटू, इसको पलट दीजिए ऊपर 8/1, इसको काट दिए कितना आ गया 4 आ गया, अरे कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है डेल्टा एम डैश, ध्यान दीजिए डेल्टा एम डैश, 4 नीचे आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इक्वल डेल्टा एम बटे 4, यही तो आपसे सिद्ध करवा रहा था। ये देखिए आपके सामने पूरा सवाल लगाया हुआ मैंने, बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं। एक एक बात को मैंने स्पष्ट किया हुआ है अच्छे से, क्लियर है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसको नोट करो यार, 3 नंबर की बात है और 5 नंबर बराबर 1%। आप 1 नंबर अगर पीछे हो गए तो ये मान लीजिए कम से कम 10,000 लड़का आपसे आगे हो जाएगा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही। और लगभग 51,000 लड़का इस बार पेपर दे रहा है, तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें, ये बहुत भारी मात्रा में संख्या है। फटाक से नोट करिए यार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और अपने जरूरतमंद दोस्तों को, जिन तक ये वीडियो पहुंच सके, उन अपने दोस्तों को, जो भी अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, मित्रियां हैं, उन तक सभी को पहुंचाइए, जिससे उनको भी जल्द से जल्द ये सब प्रैक्टिस करें और वो भी आगे बढ़ें। ऐसे नहीं कि फटाक से अपने तक रख लिया और पढ़ लिया और खत्म कर दिया। अपने दोस्तों को भी बताइए कि प्रैक्टिस, और प्रीवियस ईयर मस्ट है यार, बिल्कुल रामबाण साबित हो गए मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, आइए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए भाई आगे बात करते हैं। कह रहा है नाभिकीय विखंडन, ये आइए, और नाभिकीय संलयन, मेरी बात सुनते जाइएगा। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, विखंडन का मतलब होता है टूटना और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। ऐसे हमारी बात समझने की कोशिश करना।
विखंडन का मतलब क्या है, मैं एक मार्कर है हमारे पास, इस मार्कर के द्वारा मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। विखंडन का मतलब है जैसे एक मान लो भारी परमाणु है, एक ये पेन है, मोटी मोटी बात समझो हमारी, ये क्या है, पेन है। ये पेन जो है कई चीजों से मिलकर बना है। मान लो मार्कर, ये तो डिजिटल बोर्ड है, सही है ना, ये क्या है, डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल पेन चलता है, स्याही वाही कहां चलती है। लेकिन जो ऑफलाइन क्लास में या स्कूलों में बोर्ड लगे होते हैं उसमें मार्कर होता है, सीधी सी बात है, क्या होता है, मार्कर होता है। जैसे मेरे पास मार्कर पड़ा भी है, देखो, सही है ना, अभी क्लास लेके आया हूं स्कूल से तो पढ़ा है। यहां पे देखो, ये जो एक मान लो भारी परमाणु है, ये परमाणु एक पेन है कि नहीं है, ये पेन कई लोगों से मिलकर बना है। कई लोगों का मतलब है जैसे ये कैप हो गया, इसकी जो पिन हो गई, इसके अंदर जो सोखता हो गया, इसका ऊपर का कैप हो गया, ये ऊपर की प्लास्टिक हो गई, कवर हो गई, तो इसमें कई छोटे छोटे परमाणु हैं कि नहीं, कई छोटे छोटे लोग हैं कि नहीं। तो जब कई परमाणु, जब विखंडन का मतलब समझना, एक भारी परमाणु है, ये भारी परमाणु इससे अलग अलग कर दें, सोखता अलग कर दें, कैप अलग कर दें, प्लास्टिक अलग कर दें, निप अलग कर दें, स्याही अलग कर दें, अलग अलग इसको फेंक दें, तो क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। दीपावली में आप लोग बम फोड़ते होंगे, पटाखे फोड़ते होंगे, तो एक पटाखा मार्केट से लेके आते हो, उसमें आग लगाया तो आपने देखा होगा जैसे वो फूट जाता है बूम से, है ना, से बूम से हो जाता है। तो फिर वो छोटे छोटे पदार्थ, उसके जो कागज होते हैं वो फैले पड़े होते हैं, फिर सुबह सुबह मम्मी लोग बुनियाद जूते जैसे स्वागत कर रहे होते हैं, सही है ना। तो नाभिकीय विखंडन क्या है, जब एक भारी परमाणु कई छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है, जब एक भारी परमाणु कई छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है, कई छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन क्या है, इसी का उल्टा जो आपने बम बूम से किया है, बम बूम से किया है, उनको सब फटाफट जल्दी जोड़िएगा। तो संलयन का मतलब क्या है कि जब कई छोटे छोटे हल्के नाभिक जो हैं, हल्के परमाणु जो हैं, उनको इकट्ठा करके एक भारी परमाणु बना दीजिएगा। क्या बना दीजिए, एक भारी परमाणु बना दीजिएगा, तो क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, लिखो, मैं बोले दे रहा हूं, नाभिकीय संलयन लिखो, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर, हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन की रिएक्शन में लिखे दे रहा हूं बेटा बोर्ड में, नाभिकीय संलयन की रिएक्शन में बोर्ड में लिखे दे रहा हूं, ध्यान से लीजिए, ये देखिएगा, नाभिकीय संलयन की रिएक्शन में बोर्ड में लिखे दे रहा हूं। जैसे आपने पढ़े होंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम, 1s1, 1s2, 1s3। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 1s1 ले लेता हूं, नहीं, ये देखिएगा, यहां पर मैं क्या करता हूं कि 1s2 ले लेता हूं प्लस 1s2 ले लेता हूं। जब ये रिएक्शन होगी तो यहां क्या बनाएगा, 1s3 बनाएगा प्लस 1h1 बनाएगा प्लस 4 MeV की ऊर्जा निकालेगा, साथ में क्या निकालेगा, ऊर्जा निकालेगा। इससे आसान रिएक्शन तुम्हारी नाभिकीय संलयन की नहीं हो सकती बच्चा। ये किसकी है, नाभिकीय संलयन की, नाभिकीय संलयन की है, नाभिकीय संलयन की। ये क्या है, एक होता है प्लूटियम 1H1, ये ड्यूटियम है, ये ड्यूटियम है। तो दो ड्यूटियम जब मिले तो एक ट्राइटियम बना और एक प्रोटियम बना, और इसके साथ 4 MeV की ऊर्जा उत्सर्जित हुई। कितने बच्चा, 4 MeV की ऊर्जा उत्सर्जित हुई। इतनी बात पता है कि नहीं पता है, ये बताओ, कंफर्म है कि नहीं। फटाक से रिएक्शन नोट करो जल्दी से, बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से नोट करें इसको, ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे इसको। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, गौर से देखिएगा। कह रहे प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 किलोग्राम है, 36 समांतर अवशिष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, तो गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। कम या अधिक होंगे,
कितने, यहां बेटा कितने लगा मिल जाए तो मेरी बात बिल्कुल आंख बंद करके सुनो कि जिससे बिल्कुल दिमाग में चली जाए बातें हमारी। कितने की बात आ जाए तो नंबर निकालना है, संख्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, यहां पर आप देखेंगे इसके साथ, इस सवाल के साथ एक चित्र भी लगा है आपके सामने। ये देखिए चित्र लगा है, ठीक है। ये आपका v दिया है, ये आपके प्यारे बच्चों कितना दिया है, ये देखिए, ये मार्कर उठा लिया, ये कितना दिया है, v दिया है, ये कितना दिया, d दिया है, ये mg है आपका। संतुलन में मैं आपको एक बात बता दूं, जब संतुलन की बात आए तो आप एक फार्मूला लगाएंगे, EQ बराबर mg। EQ बराबर कितना, mg लगाएंगे। EQ बराबर कितना लगाएंगे, mg लगाएंगे। किसका मान पूछा है, n का मान पूछा है, तो n किसके बदौलत आएगा, q की बदौलत। तो यहां पर q आपको निकालना पड़ेगा। बताओ बात समझ आ रही? तो ये मैं सवाल जो देकर जा रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क देकर जा रहा हूं, ठीक है। क्या देके जा रहा हूं आपके लिए सवाल, होमवर्क देके जा रहा हूं। और सब लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सब लोग जरूर बताएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग। देखिए हम लोग एक सेट जो है ये आपको करना है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। ये क्या रहेगा, HW रहेगा, HW रहेगा। इस HW को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे मेरे बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब मिलते हैं इसी के आगे। हम लोगों ने आज कहां तक किया है इसको देख लीजिएगा। आज हम लोगों ने किया है खंड दा तक प्रश्न। अब खंड दा के बाद जो भी प्रश्न आपके आएंगे, कल जितना भी इसके बचा हुआ है वो हम लोग खत्म कर रहे होंगे। ओके, हर सेट हम लोग 2 भागों में पढ़ रहे होंगे। तो कोई कोई सेट ऐसा भी होगा जो हम लोग एक ही भाग में खत्म कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है, जिसमें ज्यादा काम करने के लिए है, तो वो हम लोग 2 भागों में, और आगे चल के आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक एक भागों में करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो ठीक है, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को फैला दीजिएगा कि जिससे आने वाला वीडियो हमारे लिए मोटिवेशन हो सके। ज्यादा से ज्यादा सभी लोग कमेंट करिएगा और सभी लोग लाइक करिएगा। सभी लोग एक जितना से ज्यादा दोस्तों तक फैलाओगे वीडियो। यार क्लास 12 की बात है, क्लास 12 की बात है, जो अभी एग्जाम होने वाला है, क्लास 12 की बात है। ध्यान दो मेरे बच्चों, मैं तुमको समझा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ी बातें समझो। यहां पर क्लास 12 की बात है। किसकी बात है, क्लास 12 की बात। क्लास 12 की बात है। और क्लास 12 का जब रिजल्ट निकलता है ना, तो सबको देखता है। क्लास में फर्स्ट आना, फिर स्कूल में टीचर के लिए मिठाई ले जाना, वहां उसका सम्मान होना, एक गर्व की बात है। और फर्स्ट कैसे आएंगे, प्रैक्टिस करके। तो सभी लोग इस चैनल से ज्यादा जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें और फैला दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। धन्यवाद।